राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बंदरिया कैसे राजकुमारी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शरद की पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरी चांदनी के साथ आकाश में चमक रहा था। मौसम भी बड़ा सुहाना था। रात के 12 बजे जंगल में सब पशु पक्षी आराम से सो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक पेड़ की डाल पर बंदर और बंदरिया बैठे हुए जाग रहे थे, तो दूसरी डाल पर तोता और मैना बैठे हुए थे। यह वह समय था जब पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा समझते थे। तोता बोला, मैना, रात नहीं कट रही है, कोई ऐसी बात सुनाओ कि वक्त भी कट जाए और मनोरंजन भी हो जाए। मैना मुस्कुराई और बोली, क्या कहूं तोता, आप बीती सुनाऊं या जग बीती। तोता बहुत चालाक था। बोला, आप बीती से भेद खुलते हैं, जग बीती से भेद मिलते हैं, इसलिए तुम तो जग बीती ही सुनाओ। मैना ने कहा, तोता, आज की रात बड़ी चमत्कारी रात है। आज के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। अमृत की कुछ बूंदें इस जो ये तालाब बना हुआ है इसमें भी गिरेंगी और इसके पानी में कुछ चमत्कारी गुण आ जाएंगे, जिससे यदि कोई भी प्राणी आधी रात के समय इस तालाब में कूद जाएगा तो वह आदमी बन जाएगा। तोता बोला, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? मैना ने कहा, जो प्रेम करते हैं वे सवाल नहीं करते, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तोता ने मैना से कहा, तो फिर देर किस बात की है, क्या सोच रही हो, चलो हम दोनों कूद पड़ते हैं। मैना ने कहा कि रहने दे तोता, हम तो पंछी अच्छे हैं, अभी तो आदमी के फेर में नहीं पड़ा है, इसलिए चहक रहा है। हम अपनी ही जात में बहुत खुश हैं। तोता मैना की बातें बंदर और बंदरिया भी सुन रहे थे। ये सुनकर दोनों चौंक पड़े। बंदरिया तो बहुत ही अधीर होकर बंदर से कहने लगी, चलो बंदर, दोनों उस तालाब में कूद जाते हैं। बंदर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अरे छोड़ रे बंदरिया, हम ऐसे ही खुश हैं, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल कूदते रहते हैं, पेड़ों पर लगे मीठे मीठे फल खाकर अपना गुजर बसर करते हैं। ना घर बनाने की झंझट, ना किसी बात की चिंता। हमें क्या दुख है, अपने दिमाग से आदमी बनने का ख्याल निकाल दो। बंदरिया कहाँ मानने वाली थी, उसे तो बस यह बात उसके दिमाग में बैठ गई। वह बंदर से कहने लगी, बंदर, यह भी जीवन कोई जीवन है? मैं तो तंग आ गई हूँ इस जीवन से, मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगता। आदमी की योनि में जन्म लेकर मैं दुनिया के सारे सुख भोगना चाहती हूँ। देखो, मैंने अपना मन बना लिया है और अब मैं तालाब में कूदने जा रही हूँ। यदि तुम सच्चा प्यार करते हो मुझसे तो मेरा साथ दो। मैना की बताई घड़ी बीतने वाली है, क्या सोच रहे हो? आओ बंदर, आओ मेरा हाथ पकड़ो और चलो कूद पड़ते हैं। बंदरिया की बात सुनकर बंदर हिचकिचाने लगा। बोला, तुम भी मैना की बातों में क्या आ गई हो? लेकिन जो बंदरिया थी वह नहीं मान रही थी। बंदर ने कहा, अगर हम पानी में कूद पड़े, लेकिन अगर किसी जहरीले ने सांप ने काट लिया या हमारी टांग ही टूट गई और नहीं हम मनुष्य बने तो क्या होगा? मुफ्त में ही जान चली जाएगी। बंदरिया समझ गई कि बंदर अब उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि शुभ घड़ी बीतने वाली थी। बंदरिया ने चमत्कार देखने के लिए उत्सुक थी। उसने तो अपना मन बना लिया था कि किसी भी हाल में वह मनुष्य बनकर रहेगी, और उसने झट से तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही वह तालाब में कूदी, आश्चर्य से अपने आप को देखने लगी कि बंदरिया अब एक 16 साल की लड़की बन चुकी थी। उसके रूप रंग ऐसा बन गया जैसे मान लो वह कोई स्वर्गलोक की अप्सरा हो। डाल पर बैठे बैठे बंदर ने जब उसका अद्भुत रूप देखा तो पागल हो उठा। उसने भी तुरंत फैसला किया और वह भी उस तालाब में कूदकर आदमी बन जाएगा। उसने डाल से छलांग लगाई और तालाब में कूद पड़ा, लेकिन वह शुभ घड़ी कब की बीत चुकी थी। वह बंदर का बंदर ही बना रहा। दिन निकला तो पानी में भीगने के कारण वह लड़की थर थर कांप रही थी, और जब धूप निकली तो वह अपने बदन को गर्मी देने के लिए उसे धूप में खड़ी हो गई।
तभी संयोग से एक राजकुमार उधर से आ निकला। उसने उस रूपवती युवती को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत लड़की इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वह बहुत देर तक उसे देखता रहा। वह उसके पास गया और अपना कपड़ा जो उसने शॉल ओढ़ा हुआ था उसको उतार कर उस लड़की के कंधों पर डाल दिया और अपना परिचय देते हुए कहा, हे कन्या, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और शिकार खेलने के लिए इस जंगल में आया हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम्हें देखकर यह नहीं लगता कि तुम इस लोक की हो। हे सुंदरी, बताओ तुम किस लोक से इस धरती पर आई हो और तुम्हारा क्या नाम है? एक अजनबी और बांके से युवक को सामने पाकर वह शर्म से छुई मुई हुई जा रही थी। शरीर में रोमांच सा भर गया था। सोचने समझने की बुद्धि कुंठित सी हो गई थी। वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि वह उत्तर में क्या कहे और उसे क्या बतलाए कि कुछ समय पहले तक वह एक बंदरिया थी और आधी रात में इस सरोवर में कूदने के कारण वह एक सुंदर युवती बन गई है। कुछ देर तक नीचे नजरें गड़ाए हुए मौन चुप खड़ी रही। राजकुमार ने दोनों के बीच पसरे हुए मौन को तोड़ते हुए कहा, मैं भी कितना मूर्ख हूं जो ऐसे वैसे सवाल पूछ बैठा। मुझे यह सब नहीं पूछना चाहिए था। लड़की, मुझे माफ कर दो और मेरी एक छोटी सी विनती है, उसे सुन लो। तुम इतनी कोमल हो कि तुम जंगल में रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे ये नाजुक पैर इस ऊबड़ खाबड़ और कठोर धरती पर रहने के लायक नहीं है। फिर भी अगर तुम जंगल में रहोगी तो जंगल के हिंसक पशु तुम्हें देखते ही खा जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उनका शिकार बनो। तुम्हें तो किसी राजमहल में रहना चाहिए। तुम कब तक इस बियाबान जंगल में भटकती रहोगी? मेरा कहना मानो और मेरे साथ राजमहल चलो। मैं दुनिया की सारे सुख वैभव सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। पूरे राजमहल में तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। तुम देर मत करो और मेरे साथ चलो। शायद वह राजकुमार सच ही कह रहा था। अब वह बंदरिया नहीं थी, वह एक लड़की बन चुकी थी जो कि वह जंगल में नहीं रह सकती थी। उसे यह नहीं भूलना चाहिए था कि वह अब एक नारी बन चुकी है और नारी को अपना तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए और नारी की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। उसे आभूषण चाहिए अपना तन सजाने के लिए। उसकी बहुत सी ऐसी इच्छाएं थी जिन्हें अब बंदर पूरा नहीं कर सकता था। उसे रहने के लिए अब घर भी चाहिए और पेड़ पर नहीं रह सकती थी। यह सब सोचकर उसकी सुखद कल्पना जो नारी करती है वह सब उसे अब ठीक लगा और वह राजकुमार के साथ चलने के लिए उसने हाँ कर दी। लेकिन उसके मन पर अब भी उसका प्रिय बंदर ही रमा हुआ था। लेकिन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वह बंदर नहीं कर सकता था। इसलिए वह चुपचाप राजकुमार के साथ चल दी और अपनी आंखों में आंसू भरकर बंदर से विदाई ली, हाथ हिलाकर, यह सोचते हुए कि अब आगे जो होगा देखा जाएगा। घोड़े पर सवार होने से पहले उसने अपने बंदर को एक बार फिर देखा और आंसू भरी आंखों से उसे देखती ही रही। बंदर ने देखा कि उसकी जो पत्नी है, प्राण प्रिया है, राजकुमार के साथ जा रही है, तो उसने उन दोनों का पीछा किया। कहाँ घोड़े की रफ्तार और कहाँ बंदर की चाल। भागता भी तो बेचारा कितना भागता, दम फूलने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उधर से एक महात्मा जी निकल कर जा रहे थे। जब उन्होंने बंदर को बेहोश पड़े हुए देखा तो वे सब समझ गए, क्योंकि वे सर्वज्ञानी थे। उन्होंने अपने कमंडल से पानी लेकर उनके मुंह पर, जो बंदर था उसके मुंह पर छींटे मारे। बंदर को होश आ गया। होश में आते ही बंदर जोर जोर से रोने लगा और महात्मा जी ने उसे बहुत धीरज बंधाया। तो बंदर ने अपना सारा दुखड़ा महात्मा जी को बताया। महात्मा जी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा कि तुम्हें अपने साथी पर भरोसा रखना चाहिए था। यदि तुम भरोसा करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर, जो होना था वो तो हो चुका। अब तुम किसी मदारी के साथ हो लो, कुछ दिन बाद तुम्हारी प्रियतमा तुम्हें मिल जाएगी। संयोग से उधर से एक मदारी निकला। उसने बंदर को पकड़ लिया। अब वह बंदर को गांव गांव, शहर शहर उसके कर्तव्य दिखाता और अपनी रोजी रोटी कमाता। उधर राजकुमार उस
जिस लड़की को वह जंगल से लाया था उससे विवाह करने की जिद करने लगा। लेकिन उस लड़की का मन तो अभी भी अपने प्रिय बंदर में ही लगा हुआ था। राजकुमार के प्रस्ताव को, शादी का जो है प्रस्ताव और जोर दे रहा था, उसे टालने के लिए उस बंदरिया बनी राजकुमारी ने एक योजना बनाई। उसने राजकुमार से कहा कि मैंने एक व्रत लिया हुआ है जिसके चलते मैं 1 साल तक विवाह नहीं कर सकती। 1 साल पूरा होते ही वह मैं तुमसे विवाह रचा लूंगी। राजकुमार मान गया, लेकिन वह हमेशा उदास रहती थी। उसे उदासी में घिरा देखकर राजकुमार को बहुत ही दुख होता। वह अपनी ओर से उसकी उदासी दूर करने का बहुत प्रयास करता, लेकिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक नहीं दिखाई देती थी। एक दिन राजकुमार ने उससे कहा कि ऐसा क्या करूं मैं कि तुम खुश हो जाओ? ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हें खाई जा रहा है? बंदरिया से और नारी बनी युवती ने कहा, राजकुमार, यदि आपके राज्य में कोई मदारी, कोई संगीतकार या कोई भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आए तो उसे सबसे पहले महल में आकर मेरे सामने प्रदर्शन करना होगा। बस इतनी छोटी सी बात राजकुमार ने कहा और राजकुमार ने पूरे राज्य में डोंडी पिटवा दी कि कोई भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले राजकुमारी के सामने आकर कला का प्रदर्शन करना होगा। संयोग से वह मंदारी उस राज्य में ही आ पहुंचा। नियम के मुताबिक उसे उस युवती के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना था। मदारी की रस्सी से बंधे बंदर को देखते ही उस नारी ने उसको पहचान लिया। उसने मदारी को कुछ सरपियां देकर उसे खरीद लिया। अब वह दिन भर बंदर के साथ रहती, पुराने दिनों को याद करती और अपना दुखड़ा रोती। एक दिन तोता और मैना उड़ते हुए उसी अटारी पर आ बैठे जिस अटारी में वह लड़की और बंदर आराम कर रहे थे। लड़की आराम कर रही थी और बंदर उसी के पास बैठा हुआ था। तोते ने मैना से कहा, मैना सुनो, इस घड़ी अगर कोई मर जाए तो उसे नींबू के पेड़ के नीचे दबा दिया जाए तो अगले जन्म में वह आदमी बन जाएगा। इतना कहकर वे दोनों वहां से उड़ गए। बंदर ने तोते की बात सुन ली थी। उसने उस बंदरिया जो कि अब नारी थी उसे जगाते हुए कहा कि मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ, तुम मुझे इस नींबू के पेड़ के नीचे दफना देना। अगले जन्म में मैं आदमी बन जाऊंगा और तुमसे विवाह रचा लूंगा, फिर हम सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इतना कहकर बंदर ने प्राण त्याग दिए। राजकुमारी ने अगली घड़ी का रास्ता देखने लगी। रात आई तो उसने भी राजकुमार से कहा कि मेरा भी अंत समय आ गया है। मेरे मरने के बाद तुम मेरे शरीर को भी नींबू के पेड़ के नीचे दफना देना। कुछ दिनों बाद जो है हम दोनों का जन्म हो जाएगा। वह मन में सोच रही थी और उसने राजकुमार को बता दिया कि मुझे नींबू के पेड़ के नीचे दफना देना। रात के समय उस बंदरिया बनी नारी ने अपना शरीर त्याग दिया और उस राजकुमार को बहुत दुख हुआ। बहुत उसने विलाप किया और उसने उसकी आखिरी इच्छा मानकर उसे नींबू के पेड़ के नीचे दफना दिया। कुछ दिनों के बाद ही जो युवती थी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जो बंदर था उसने एक नीच जाति में जन्म लिया। दोनों के अपने पूर्व जन्म का पूरा पूरा ज्ञान था और दोनों के घर पास पास थे। पड़ोस के सारे बच्चे मिलकर खेल खेलते और वह बालक अपनी देहली पर बैठा रहता, उनके खेल देखता रहता। उसका भी मन होता कि वह बच्चों के संग खेले, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। बच्चों के बीच खेलती वह ब्राह्मण की लड़की उसका दर्द समझती थी, लेकिन समाज के बनाए नियमों को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन सारे बच्चे छिप छिप कर खेल रहे थे और ब्राह्मण की बेटी को उन्हें ढूंढना था। शेष बच्चे को उसे छुपने के लिए जब छिप गए तो वह उन्हें ढूंढने लगी और यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। उसने देहरी पर बैठे बालक का हाथ पकड़ा और पास के जंगल में जा छिपी। सारे दिन उस बच्चे के साथ घूमती रही। सारे बच्चे भी उस लड़की को ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी उसे खोज नहीं पाया। जब वह लड़की उसके साथ सारे दिन घूमती रही, ढेरों सारी बातें करती रही, अपना दुख व्यक्त करती रही कि यह निष्ठुर समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा। शाम ढलने से पहले वह बच्चों के बीच आ मिले।
सारे बच्चों को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि आखिर वह कौन सी जगह पर जा छिपी थी। इस तरह दिन पर दिन बीतते रहे। वह लोगों की नजरें छिपाती छिपाती अपने प्रिय बंदर से, जो कि अब लड़का बन चुका था, उससे मिलती रही। लेकिन यह खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका था। वह अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। अब जवान लड़की जब हो जाती है तो घर के प्रतिबंध उस पर लगने शुरू हो जाते हैं। यही उस लड़की ब्राह्मण की लड़की के भी साथ हुआ। माता पिता ने अब उस पर जो है पाबंदियां कसनी शुरू कर दी। उसका घर से निकलना तक बंद कर दिया। वह दिन भर घर के भीतर कैदी की भांति रहती, लेकिन उसका बावरा मन तो अपने प्रिय के आसपास ही घूमता रहता। एक दिन मौका पाकर वह भाग निकली और अपने प्रिय को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का एकांत उसे बड़ा प्रिय लग रहा था। वे दोनों वहां पर घूमते रहे, घूमते फिरते रहे, ढेरों सारी बातें करते रहे और किसी तरह की आपस में विचार विमर्श करते रहे कि किस तरह उनका मिलन हो सके। वे अच्छी तरह जानते थे घर से भाग जाने के बाद भी उन्हें खोज लिया जाएगा। फिर जो समाज उन्हें जिस तरह की सजा देगा, उसकी कल्पना मात्र से ही वे कांप उठे। यह वहां यहाँ वहां घूमते रहने के बाद बुरी तरह से थक गए थे और एक विशाल पेड़ के नीचे सो गए। संयोग से उधर से एक आदमी निकला जा रहा था जो उन दोनों के माता पिता को और उन दोनों को जानता था। उसने उन दोनों को कई बार एक साथ घूमते हुए देखा था। दोनों को साथ सोता देखकर उसका माथा घूमने लगा। उसे तो अब घोर आश्चर्य हो रहा था कि उच्च कुल ब्राह्मण के घर में पैदा हुई लड़की एक चांडाल के लड़के के साथ आराम फरमा रही है। उसे तो क्रोध आया कि इसने तो हमारे जो ब्राह्मण जाति की नाक ही कटवा दी है। वह दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण के घर पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ब्राह्मण जी, पंडित जी जरा सुनो, पंडित जी जरा सुनो, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। घर से जरा बाहर निकल कर आइए। जब पंडित जी घर से बाहर निकले तो पंडित जी ने पूछा, अरे भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या माजरा है, जरा वह तो मुझे बताओ। उस आदमी ने सारा किस्सा एक ही सांस में पंडित जी को बता दिया कि तुम इसी समय मेरे साथ जंगल चलो और अपनी आंखों से देखो तुम्हारी लड़की उस नीच के साथ क्या गुल खिला रही है। सुनते ही पंडित जी का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वह उस आदमी के साथ हो लिया। वहां जाकर उसने देखा उस लड़के ने अपनी बाहें फैला रखी थी और उसकी बेटी उसकी बाहों में अपना सिर रखकर आराम से सो रही थी। यह देखकर पंडित जी के गुस्से में आग में घी का काम किया। वह देखकर वे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और आपे में नहीं रहे। उन्होंने तभी पेड़ से एक टहनी तोड़ी और दोनों को जगाते हुए बेरहमी से पीटने लगे। फिर लड़के को हिदायत देते हुए कहा कि अगर दोबारा साथ दिखे तो तुम्हारे पूरे परिवार को बस्ती से बाहर निकाल दूंगा। दांत पीसते हुए उन्होंने लड़की की बाह पकड़ी और लगभग घसीटते हुए उसे अपने घर की ओर लेकर चल पड़े। उस दिन के बाद दोनों का मिलना नहीं हो सका। इसके बावजूद वे इसी प्रयास में रहते कि किस तरह वे मिल सकें, कैसे उनका मिलना संभव हो। अचानक एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ने तय किया कि जंगल की ओर भाग चलते हैं और वहां बैठकर जी भरकर बातें करेंगे। बातों बातों में दिन कब ढल गया और रात हो गई, उन्हें पता ही नहीं चल पाया। संयोग से उस दिन शरद पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी चांदनी के साथ आकाश पर चमक रहा था। तभी वही तोता और मैना कहीं से उड़ते हुए आए और एक डाल पर आकर बैठ गए। तोता बोला, मैना कितनी सुहानी रात है, ऐसी अद्भुत रात में भला किसे नींद आती है। तुम कोई ऐसी बात सुनाओ कि वक्त भी कट जाए और मनोरंजन भी हो जाए। मैना मुस्कुराई और बोली, तोता क्या कहूं, आप बीती या जग बीती। तोता चतुर था, कहने लगा, आप बीती से भेद खुलते हैं, जग बीती से भेद मिलते हैं। तो तब मैना बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हें जग बीती ही सुनाऊंगी। मैना ने तोते से कहा, तुम्हें याद है कभी इस पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया रहा करते थे। उस दिन भी ऐसी ही अद्भुत रात थी। उस दिन बंदरिया मनुष्य की योनि में जन्म लेने के चक्कर में इस तालाब में कूद पड़ी थी और एक सुंदर युवती बन गई थी। जब बंदर ने देखा कि उसकी
पत्नी नारी बन गई है तो वह भी आदमी बनने के लालच में इस सरोवर में कूद पड़ा था। लेकिन तब तक वह शुभ घड़ी बीत चुकी थी। वह बंदर का बंदर ही बना रह गया। किसी तरह दोनों की मुलाकात तो हो गई, लेकिन अलग अलग योनियों में जन्म लेने के कारण उनका मिलन नहीं हो सका। अगले जन्म में वे मनुष्य योनि में भी उन्होंने जन्म लिया। जन्म तो ले लिया, लेकिन जात पात के चलते उनका दोबारा मिलना असंभव सा प्रतीत हो रहा है, और भविष्य में भी कभी वो मिल सकेंगे इसकी भी संभावना नहीं दिखाई दे रही। हाँ, यदि वे अपनी पुरानी योनि में फिर से जन्म लेना चाहते हैं तो आधी रात के वक्त इस कमल ताल में कूद पड़े, और यदि वे ऐसा कर सके तो उनका मिलन संभव हो सकता है। इतना कहकर तोता और मैना वहां से उड़ गए। वह लड़का सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा लड़की से, सुना सुना तुमने मैना क्या कह रही थी? कह रही थी यदि हम आधी रात के वक्त इस सरोवर में कूद पड़े तो फिर से अपनी पुरानी योनि प्राप्त कर सकते हैं। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? पिछली बार तुमने मुझसे इस तालाब में कूदने की जिद की थी और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, जिसकी सजा मैं अब तक भुगत रहा हूं। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, चलो इस तालाब में कूद पड़ते हैं और फिर से बंदर बंदरिया बन जाते हैं और फिर से अपने जीवन में खुशी पूर्वक रहेंगे। बंदर बहुत अधीर था। वह अधीर होकर उस कन्या से बार बार कही जा रहा था, लेकिन जो ब्राह्मण की बेटी थी वह इस समय गंभीरता से कुछ और ही सोच रही थी। उसका ध्यान कहीं और था, शायद इसलिए उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। अब इस पिछले जन्म की बातों को लेकर वह सोच रही थी कि कितना अच्छा जीवन था वह अपने प्रिय के साथ रहा करती थी, जहां ना तो जात पात के बंधन थे और ना ही किसी बात की टोका टाकी। जो मन में आए वही करना, जो मन करता वही खाना। कोई ना चिंता थी ना कोई इच्छा थी। जब जी चाहा वहां चले गए, जब जी चाहा वापिस हो लिए। उसने बेकारी मैना की बातों में आकर मनुष्य की चाहत पाल ली थी और कूद पड़ी थी ताल में। उसे क्या मिला मनुष्य योनि में जन्म लेकर, सिवाय दुख और परेशानी के? वह कुछ भी तो हासिल नहीं कर पाई मनुष्य बनकर। अब वह लड़की अपनी सोच के गहरे में बहुत ही गहराई से सोच रही थी। उधर उस युवक का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे यकीन हो रहा था कि अब वह उसका साथ नहीं देगी। उसने भी तो उस समय उसका साथ देने में हिचकिचाहट दिखाई थी। यदि वह मुझसे बदला ले रही है तो ठीक ही कर रही है। उसने किसी तरह अपने आप पर काबू रखते हुए उसके अंतिम फैसले के बारे में जानना चाहा। उसने लगभग उस लड़की को झंझोड़ते हुए कहा, तुम कहाँ खोई हुई हो? तुम्हें कुछ पता भी है मैना क्या बता कर गई है? वह घड़ी बीतने जा रही है। तुम हो कि अब तक फैसला ही नहीं कर पाई हो। कुछ तो बोलो, आखिर क्या चाहती हो तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? एक गहरी उदास भरी नजरों से बंदर बना लड़का उसके चेहरे को देख रहा था और उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उस लड़की की चेतना लौटी और वह ध्यान भंग हुआ तो उसने युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी, और उसने अभी उस युवक का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ लगाते हुए उस चट्टान पर जा खड़ी हुई जहां से उसे उस तालाब में छलांग लगानी थी। दोनों ने चट्टान से हाथ पकड़कर उस तालाब में छलांग लगा दी, और वह चमत्कारी रात का ही अद्भुत नजारा था कि दोनों लड़का लड़की से बंदर बंदरिया बन गए। बंदर बंदरिया बनकर दोनों अपनी पहले वाली जिंदगी में लौट आए और पेड़ों पर इस डाल से उस डाल पर फांदते हुए घूम रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। अपनी जिंदगी में वापस लौटकर ना उन्हें किसी चीज की चिंता थी, ना किसी तरह की रोक टोक थी। दोनों पति पत्नी फिर से एक हो गए और उन्होंने अब निश्चय किया कि अब वे जो भी अब जन्म है, पशु पंछी चाहे जो भी है, वह इसी के हिसाब से रहेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।